हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। और जैसे कि आपको पता है कि हम फिलहाल आप लोगों को करवा रहे हैं डेली प्रैक्टिस ऑफ आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी। आप लोगों के लिए डेली क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं आप में। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपने जाके पहले उन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई किया है, उसके बाद ही आप यहां पे आए हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी आपकी गलती है। तो पहले जाइएगा, सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिए बच्चों। उसके बाद ही आप यहाँ पे आके सोल्यूशंस को देखें, कैसे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, क्या है सही तरीका, क्विकेस्ट तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और मैं डेली देख पा रही हूँ काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डेली सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दी क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। पहला सवाल पूछा गया है, IgG antibodies provides passive immunity and protect the fetus। सही बात। दो एंटीबॉडीज होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी इम्यूनिटी जिसमें डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जाती है। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी खुद मेहनत करती है, बॉडी खुद स्ट्रगल करेगी और वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी। बट पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी को कहीं से रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल सकती है। एंड दिस पैसिव इम्यूनिटी, इट कैन बी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्वायर्ड। तो इफ देयर इज दिस नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, नेचुरली एंटीबॉडीज चाइल्ड तक पहुंच सकती है, किसी भी इंडिविजुअल तक पहुंच सकती है। तो दो टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं बच्चों जो प्रोवाइड करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक तो होता है आईजीजी एंटीबॉडी और दूसरा एंटीबॉडी कौन सा है ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दो एंटीबॉडीज होते हैं जो हमको प्रोवाइड करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक तो है आईजीजी, दूसरा एंटीबॉडी कौन सा होता है ये आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। तो दिस आईजीजी एंटीबॉडी ये क्या होता है, तो ये प्लासेंटा की हेल्प से जा सकता है फीटस तक जो अनबॉर्न चाइल्ड है और उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आईजीजी एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी और फीटस को प्रोटेक्ट करता है, एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। और कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है इसलिए वो प्रोवाइड कर सकता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 पहली बात तो यहाँ पे सही है। जो हमारा सेकंड एंटीबॉडी जिसके बारे में मैं आपको पूछ रही हूँ वो एंटीबॉडी मिल्क के थ्रू चाइल्ड तक जाता है। कोलोस्ट्रम जो हम बोलते हैं, ब्रेस्ट मिल्क जब मदर फीड करती है चाइल्ड को तो वो एंटीबॉडी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पास किया जाता है चाइल्ड तक। एंड वो हमारे सिक्रीशंस में पाया जाता है वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी। बताइएगा कौन सा एंटीबॉडी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, व्हाट इज द करेक्ट सेट ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दी बेस एक्सीजन रिपेयर। अगर हम बात करते हैं हमारे डीएनए रिपेयर के पाथवेज की तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो अलग अलग पाथवेज में काम आते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ रिपेयर पाथवेज। अगर मैं बात करूं बच्चों डायरेक्ट रिपेयर की, तो डायरेक्ट रिपेयर में हमको कौन कौन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे हमको डीएनए फोटोलाइज देखने को मिलता है, मिथाइल ट्रांसफेरेज देखने को मिलता है। फिर हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कुछ एक्सीजन रिपेयर पाथवेज और इस एक्सीजन रिपेयर पाथवेज में भी हमको बेस एक्सीजन रिपेयर देखने मिलता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर देखने को मिलता है, मिसमैच रिपेयर देखने को मिलता है। अगर डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक लगता है तो देखने को मिलता है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। डबल स्ट्रैंड ब्रेक रहा तो देखने को मिलता है हमको होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर डैमेज ठीक ही ना हो रहा हो, अगर थायमिन थायमिन डायमर बहुत बन चुका है वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में फिर हमारा ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिपेयर पाथवेज अलग अलग टाइम पे काम करते हैं। अगर मैं बात करूं इस बेस एक्सीजन रिपेयर पाथवे की, तो ये एक्सीजन का एक टाइप होता है। अगर हमारे बॉडी में कोई फॉरेन बेस प्रेजेंट है, कोई अनयूजुअल बेस प्रेजेंट है जिसका हमको कोई काम नहीं है, बट फिर भी अगर वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है बच्चों, तो इस केस में क्या किया जाएगा, इस केस में हम उस फॉरेन बेस को रिमूव करते हैं। तो पहले क्या किया जाता है, पहले सिर्फ उस बेस को रिमूव किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल इफ साइटोसिन इज कन्वर्टेड टू यूरासिल बाय डीअमाइनेशन, तो यूरासिल तो हमारे डीएनए के लिए फॉरेन बेस है, आरएनए में है तो नॉर्मल है, डीएनए में है तो गलत बात है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पहले बेस को रिमूव किया जाएगा, तो बेस जो शुगर को अटैच रहता है वहां पे कट लगता है। तो द फर्स्ट एंजाइम यूज्ड हियर इज दिस डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। जो पहला एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है बच्चों वो होता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। बेस रिमूव हो जाएगा, मतलब वहाँ का प्यूरिन या पायरिमिडीन रिमूव कर दिया जा चुका है। तो वहाँ पे जो साइट जनरेट होती है उस साइट को हम बोलते हैं एपी साइट। दिस एपी स्टैंड्स फॉर अप्यूरिनिक साइट या हम बोल सकते हैं अपिरिमिडिनिक साइट। अब ये जो एपी साइट रहता है वहाँ पे कट लगाने का काम करता है ये एपी एंडोन्यूक्लियस। तो दिस एपी एंडोन्यूक्लियस विल परफॉर्म अ कट देयर। कट लगाने के बाद में बच्चों वहाँ पे छोटी सी गैप जनरेट हो जाएगी, तो ये एंजाइम भी काम आएगा। गैप जनरेट होने के बाद फिर वहाँ पे गैप की फिलिंग की जाएगी। तो फोटोलाइज तो काम नहीं आता, बिकॉज फोटोलाइज जो है वो डायरेक्ट रिपेयर का काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा जो गैप की फिलिंग करेगा, डीएनए लाइगेज आएगा जो गैप की सीलिंग करेगा। हमारे केस में यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज बीटा होता है जो बेस एक्सचिजन रिपेयर परफॉर्म करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द करेक्ट आंसर। द जीनोम ऑफ वायरस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पूछा गया है, क्या होता है? अच्छा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूकैरियोट्स में होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मुझे मेरा आंसर नहीं मिला, वाह। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में पहला ऑप्शन क्या दिया है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंड आरएनए कभी भी प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ना बाबा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी नहीं होता है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए तो वायरस का फीचर है, नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोट। लीनियर एंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अगेन नॉट, ठीक है, अगेन नॉट। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास में होता है, यस दे हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो ना, उनके पास में हमको एक ओरीसी साइट देखने को मिलती है, उनके पास में एक टर साइट नजर आती है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है ओरिजिन से, एंड होता है टर्मिनेशन साइट पे। लीनियर डीएनए देखने को मिलता है, लीनियर जीनोम देखने को मिलता है वायरस के अंदर। अब वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है। आरएनए में भी हमको पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड, नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड कोई भी देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच बाइंड्स वन एपिटोप ऑफ एन एंटीजन कैन बी सिक्रीटेड बाय कल्चर्ड सेल्स कॉल्ड हाइब्रिडोमा। हाँ, सही बात है ना। क्या होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो भाई ये सिर्फ एक टाइप के ही एंटीजन को पहचान सकते हैं, ये सिर्फ एक टाइप के एपिटोप्स को ही पहचान सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। तू क्या बोला है, दीज हाइब्रिड सेल्स आर मेड बाय फ्यूजिंग हेल्पर टी सेल्स। हाँ जी, नहीं, हम टी हेल्पर सेल को तो फ्यूज नहीं करते हैं। बी सेल्स जो हमारे स्प्लीन सेल्स है, जहाँ से हमारे बी सेल्स बनेंगे, उन सेल्स को लेके फ्यूज किया जाता है। क्योंकि माइलोमा सेल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कैसे हैं, तो वो इमॉर्टल, उनकी डेथ कभी नहीं होती है। और जो हमारे बी सेल्स रहेंगे, इनके पास कैपेसिटी रहेगी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराने की। तो हम चाहते हैं कि ऐसा एक हाइब्रिड सेल बने जो हमेशा एंटीबॉडीज बनाता रहे, उनका कभी भी सेनेसेंस ना हो, कभी भी उनकी डेथ ना हो। So that is why statement 1 here is correct, but statement 2 here will be incorrect. So option number 3 हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। न्यूक्लियोइड इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। हाँ, न्यूक्लियोइड तो एक फीचर है प्रोकैरियोट्स का। जो ये प्रोकैरियोट्स रहते हैं बच्चों, इन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड रीजन रहता है जहाँ पे सारा का सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। सेकंड बोला जा रहा है, न्यूक्लियोइड इज अ क्रोमैटिन डेंस एरिया विदिन साइटोप्लाज्म एंड कंटेन्स बैक्टीरियल डीएनए। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट्स तो मुझे यहाँ पे दोनों भी सही लग रहे हैं। तो यस इंडीड ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियोइड नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सही बात है, बिकॉज न्यूक्लियोइड दे आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, नॉट द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आई होप आप डेली तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आपको कोई दिक्कत है क्वेश्चंस को फाइंड करने में, तो आपको मैंने बताया है, आपको विजिट करना है हमारी इस
वेबसाइट के ऊपर ifasonline.com, जाना है IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन में, और यहाँ पे जाके बच्चों आपको जब आप इस लर्न फ्री में चले जाओगे तो इस ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपको सारे टेस्ट लाइन से मिलते हैं। तो आप देख सकते हो डे 54, 55, 56, 57, 58, 59 डेली आप लोगों के लिए टेस्ट यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं। तो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस जॉइन नाउ, तो आप लोगों को ये टेस्ट इजीली दिख जाएंगे। तो जाना है और जाके डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। नीचे भी आप लोगों को यहाँ पे सारे टेस्ट मिल जाएंगे जो ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं शुरुआत के भी। अगर आपने पहले का कभी मिस कर दिया होगा तो आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे पूरे टेस्ट लाइन से मिल जाएंगे। डे 1, डे 2, डे 3 से लेके अभी हमारा 60 अराउंड हमारा डे चल रहा है। तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है हमारा ये सेशन, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आप भी जाइएगा, जाके अपनी रैंक देखो, इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतने सारे बच्चे डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जाके देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी रिजल्ट है उसको लेके बहुत खुश या बहुत डिमोटिवेट नहीं होना है, जस्ट बी पॉजिटिव अबाउट इट। जो भी आपका स्कोर है इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर फुल मार्क्स है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें। ठीक है, सो आई होप द थिंग इज़ क्लियर। इस तरीके से आप पुराने टेस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। जाके ज़रूर आपने क्या करना है, तो ज़रूर आपने यहाँ पे सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, जाके आपने ज़रूर सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। उसके अलावा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री की पूरी लेक्चर सीरीज़ आप लोगों के लिए फ़िलहाल फ्री अवेलेबल है, तो आप इन लेक्चर्स को भी जाके ज़रूर एक्सेस करें। पूरी बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई आप लोग यहाँ से बिल्कुल फ्री कर सकते हो अभी। तो इसी तरह के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, जाके इनको भी आप लोग ने ज़रूर देखना है। सी ऑल सुन, आंसर ज़रूर बताइएगा। IgG के अलावा कौन सा एंटीबॉडी है जो प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी? सी ऑल सुन, हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।